हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप ले सकते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं चेक रिपब्लिक में रहता हूं तो चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग जो है बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा। बट इसके अलावा जो ईयू ब्लू कार्ड होता है वो किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता है, जैसे चेक रिपब्लिक या जर्मनी ब्लू कार्ड ऐसा कुछ नहीं होता। वो यूरोप का ब्लू कार्ड होता है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री शेंगेन एरिया में अगर सोच रहे हैं जॉब के लिए तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ईयू ब्लू कार्ड होता है वो हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। आपकी जो सैलरी है वो कम से कम उस कंट्री के एवरेज सैलरी की 1.5 गुना होनी चाहिए, तब जा करके आप एलिजिबल होते हैं ईयू ब्लू कार्ड को अप्लाई करने के लिए। बेसिकली ये रूल एटलीस्ट तो चेक रिपब्लिक में है ही। और किसी कंट्री में अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक बार इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा। बट नॉर्मली जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो यही है कि 1.5 गुना सैलरी एवरेज सैलरी की होनी चाहिए ग्रॉस। ठीक है। देन उसके बाद प्रोफेशन क्या क्या होते हैं जो इसके अंडर में आते हैं। तो उस स्पेसिफिक कंट्री के आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि उन्होंने अपने सरकारी वेबसाइट पे लगा रखी हैं, मतलब उनको कैटेगराइज कर रखा है। तो उन कैटेगरीज में ही अगर आप अप्लाई करें तो आपका जब आप एप्लीकेशन करोगे तो रिजेक्शन का जो डर है वो काफ़ी कम हो सकता है। बट बेसिकली हाई स्किल्ड लेबर लाइक कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप कॉरपोरेट से हैं, अगर आप बैंकर हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर जितने भी ये हाई स्किल्ड जो मतलब जॉब कैटेगरीज हैं, इनमें से आप किसी में भी अगर अप्लाई करते हो तो आपको एवरेज से ज़्यादा ही सैलरी मिलती है, तो आप यू ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। चलो दूसरी चीज़ बात करते हैं कि ये यू ब्लू कार्ड कहाँ किसके लिए मतलब है, क्यों आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप चेक रिपब्लिक में रह रहे हो तो आपको ये ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक रिपब्लिक में नहीं आए हो अभी, अगर आप बाहर हो, लेट्स सपोज कि आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में, जो लोग भी आप मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, आप वहाँ पे रह करके अगर यूरोप के किसी, लेट्स सपोज कि जर्मनी में आपको ऑटोमोबाइल में एक इंजीनियर की जॉब मिली है, तो आप जो है वो वहाँ के लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए या वीज़ा के लिए अप्लाई तो करोगे ही, बट उसके अंदर जो सब कैटेगरी है उसके अंडर में आप जो है ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है। तो आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ चीज़ों को। और आप लोग इतना तो मतलब अगर कोशिश कर रहे हैं जॉब्स के लिए तो इतना तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका लॉजिंग एंड एप्लीकेशन। कैसे हम जो है वो एप्लीकेशन को लॉज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या आप ये बता देता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हैं आपके साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो उनमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में हैं, ठीक है, या फिर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं यूरोप में, तो आप इसके लिए और साइड बाय साइड आपकी जॉब लग गई और आपको ईयू कार्ड के लिए, ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ईयू के सिटीज़न हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं, तब तो करने की क्या ज़रूरत है ना। इसके अलावा जो है वो अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के हिसाब से अगर आप कुछ आपके ऊपर मतलब ऐसे केस वगैरह हैं, मतलब अगर आप कुछ फ्रॉड वगैरह या कुछ पुलिस क्लियरेंस आपका सही नहीं है तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो रेफ्यूजीज़ हैं और जो सब्सिडरी प्रोटेक्शंस जो दी जाती हैं कंट्रीज़ की तरफ से दूसरी कंट्री को, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तब भी जो है आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो।
तो ठीक है, ये तो हो गया नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको जॉब मिल गई। देन आपको क्या करना है, आपको एम्बेसी जाना है। एम्बेसी जा करके जो है वो आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और इसी लॉन्ग टर्म वीज़ा की ही सब कैटेगरी जो है वो ईयू ब्लू कार्ड की होती है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं है कि ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वीज़ा ही है। बट लॉन्ग टर्म वीज़ा में ही कैटेगरी है, एक है लॉन्ग टर्म वीज़ा नॉर्मल जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, या फिर नॉर्मल जो होता है 1 साल की वैलिडिटी। ईयू ब्लू कार्ड उसकी जो सब कैटेगरी है उसमें 2 साल की वैलिडिटी। देन उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका होगा, दूसरा आपका होगा एकोमोडेशन का, तीसरा आपके फोटोग्राफ्स वगैरह लगेंगे, चौथा आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी की तरफ से वो आपको लगेगा। कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए और सैलरी एवरेज की 1.5 गुना होनी चाहिए कम से कम आपकी। इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द हाई लेवल ऑफ स्किल्स, कि अगर आपकी मान के चलो इंजीनियर की जॉब लगी है और आपके पास डिग्री है पॉलिटेक्निक की, तब आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा इन द सेंस कि ईयू ब्लू कार्ड आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एज अ हाई स्किल्ड मतलब एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर आपके पास जैसे बीटेक है, एमटेक है, या पीएचडी है, या फिर एमबीए है, या फिर एमबीबीएस है, तो ये सब जो मतलब हायर एजुकेशन की कैटेगरी है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, अपोस्टाइल्ड नोस्टिफाइड। देन उसके बाद जो है वो आपको ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट आपका आता है मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि नॉर्मली है सारे एप्लीकेशंस में। तो ये सारे जो हैं वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो प्रोसीडिंग्स आपको बेसिकली जो है वो 30 दिन का वैसे तो टाइम होता है कि आपका डिसीज़न जो है वो आपका आ जाएगा जब भी आप अप्लाई करोगे, चाहे रिजेक्शन हो या फिर मतलब एक्सेप्टेड हो। बट अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका अगर प्रोफाइल है तो 60 दिन का मैक्सिमम टाइम लग सकता है ब्लू कार्ड के अप्रूवल में। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपका अगर अप्रूवल अगर आ जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना होता है। इसके बाद आपका है कि आप जो है वो अपनी मतलब सारी फॉर्मेलिटी फ़्लाइट वगैरह करा के आ गए। इसके बाद अगर आप आ गए यहाँ पे, आने के बाद अब क्या है कि जैसे आपको जॉब पसंद नहीं आई, आपने जॉब चेंज करनी है अपनी, या फिर आप जो है वो मतलब सही नहीं लगा आपको यहाँ पे और आप अपने जॉब को ही क्विट करना चाहते हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी हैं। बट इसके लिए जो है वो यहाँ पे जो एमओआई का ऑफिस होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करके उसका नाम है, तो उस ऑफिस में जा कर के आपको जो है नया एम्प्लॉयमेंट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको रीसबमिट करना होगा। एंड अपने जो ब्लू कार्ड है उसके अंदर के डेटा को जो है वो रिफाइन करवाना होगा। देन उसके बाद अगर आपको क्विट करने का मन है तो आप क्विट करके तो जा सकते हो, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता है। देन उसके बाद अगर आप बात करें हम, तो ये कि मानते हैं कि आप जो है वो ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए। ठीक है, आपको ब्लू कार्ड मिल गया और आपको मिला मान के चलो जर्मनी का, आप जर्मनी में जॉब कर रहे हो और आपको एक और अच्छा ऑफर आपको मिल गया इटली से, तो आप इटली जा रहे हो। तो क्या आप एक कंट्री में आ चुके हो, देन वो ब्लू कार्ड जो है वो स्पेसिफिक यूरोप पूरे शेंगन का होता है मैंने बताया, तो आप क्या दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हो अगर दूसरी कंट्री में आपको जॉब मिल गई तो हाँ जी, आप मूव कर सकते हो। आप जो है उस दूसरी कंट्री में जा कर के तुरंत वहाँ के जो एमओआई का ऑफिस होगा, इंटीरियर जो रिलेशंस वाला जो ऑफिस होता है लेबर्स का, उसमें जाके आपको इन्फॉर्म करना होगा। सेम वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आपका जो पुराना ब्लू कार्ड है वो आपको वहाँ सबमिट करना होगा, दिखाना होगा। देन उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फलाना फलाना जो डॉक्यूमेंट बताए वो आपको रीसबमिट करने होंगे। देन वहाँ पे आपका जो है वो दूसरा ब्लू कार्ड आपको इशू हो जाएगा उस कंट्री के स्टैम्प के साथ। तो ये सारी जो है वो बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ें हैं, बट
आपको पता है कि यूरोप जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज के रिगार्डिंग। यहाँ पे जैसे अगर कुछ भी अगर आपको टैक्स वगैरह में या फिर लॉयर वगैरह हायर करना है या सीए वगैरह जैसे टैक्स वगैरह के लिए, तो ये सब इंसान यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। और लोग जो हैं बड़े सिंपल तरीके से जो है एक चीज़ों को अपने करते हैं, किसी भी झंझट में नहीं फंसते हैं। अगर झंझट में फंस गए तो आप जो है वो अकेले चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़ा मतलब मैस्ड है सब कुछ, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत ही पॉइंटली जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोगों को मैं एडुकेट करता रहूँ, ताकि आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हो यूरोप में आकर के बहुत ही ईजिली इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सीख पाओ और कर पाओ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटी जानकारी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।